गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने आपसे शॉर्ट में प्रॉमिस किया था एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके आंसर, जितनी भी क्वेरीज हैं उसके आंसर करने की मैं कोशिश करूँगा। अगर इसमें आपको लगता है मैं नहीं कर पाया हूँ, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं एक और वीडियो ले आऊँगा। बट रेस्ट आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि आपकी सारी क्वेरीज़ का रिप्लाई इस चैनल पे मिलेगा ही मिलेगा, रेस्ट एश्योर। ठीक है, पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमें रिक्वायर्ड है। देखिए, जब भी फॉर्म फिल करें तो इनको अपने पास रखिएगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, और डॉक्यूमेंट का साइज़ जो नॉर्मली रहता है वो 150 KB या कई बार 250 KB तक उसको रखते हैं, इससे ऊपर वो उसको नहीं रखते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर होपफुली सभी के पास होगा। स्कोर कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अपने पास रखिएगा। डीओबी, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट ही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है और उसी को नॉर्मली एक्सेप्ट भी करते हैं। आप अपना 12th का भी रखिएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट का, ठीक है, जहाँ पे इंटरमीडिएट कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट भी रखिएगा। अब बात आती है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, देखिए जो स्टूडेंट डीयू के नहीं हैं, किसी अदर यूनिवर्सिटी से आए हैं, चाहे वो दिल्ली की है चाहे वो दिल्ली से बाहर की है। कुछ स्टूडेंट हो सकता है आईपी के हों तो वो सोचें दिल्ली का है, नहीं, ये यूनिवर्सिटी से मैटर करता है, आपकी सिटी या स्टेट से नहीं मैटर करता है। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर, देखिए जब आप आइदर चीज़ चाहिएगी आपको, या तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट या एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर नॉर्मली जो आपकी मार्कशीट होती है फाइनल ईयर की, उस पर मैंशन होता है, उसको आपको फिल करना रहेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट से इन द सेंस ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस को भी उसमें इंक्लूड आप कीजिएगा। कैटेगरी कह सकते हैं कास्ट की जा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस की हम अंडरटेकिंग दे सकते हैं। माइग्रेशन की नॉर्मली वो अंडरटेकिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो ऊपर के फ़ोटो सिग्नेचर, स्कोर कार्ड, डीओबी, 12th मार्कशीट, इनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता अंडरटेकिंग का, है ना। एनरोलमेंट नंबर का भी नहीं बनता, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का वो नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप फाइनल एडमिशन इन द सेंस जब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा जाएगा एक बार लास्ट में, देखिए एक प्रिलिमिनरी काइंड ऑफ है। ठीक है, एक बार फिर से आपको फाइनल करने को रहेगा। अगर उसमें कोई भी, आप इसलिए घबराइएगा मत। लास्ट में उनकी तरफ से ईमेल आ जाता है, इफ़ यू आर सेलेक्टेड तो दे विल ईमेल यू कि भाई ये आपकी डेटा में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनसफिशिएंसी है, पूरे नहीं है, आप हमें भेज दीजिए। अपनी तरफ से पूरे करिए, लेकिन घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। लास्ट ईयर तक तो यही हुआ था, मेरे खुद के डॉक्यूमेंट्स रह गए थे। ठीक है, तो उनकी तरफ से ईमेल आया और मैंने इंस्टेंट रिप्लाई कर दिया तो हो गया था। अब सबसे बात बड़ी है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे लें। देखिए डीयू में तो नॉर्मली होता है, जब वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हैं तो उसी पे लिख देते हैं द कैंडिडेट बियर अ गुड कैरेक्टर। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी होती होंगे नहीं भी लिखते होंगे, या किसी ने डीयू से करा है 1 साल पहले 2 साल पहले, वो अब उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, आप कहाँ से लेंगे? गेस्टेड ऑफिसर से। ठीक है, जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, गेस्टेड ऑफिसर होते हैं हमारे, ठीक है, उनसे आप ले लीजिएगा। अगर वो आपके पास नहीं है, मान लेते हैं, रीज़न हो सकता है कि नहीं हो किसी के यहाँ, तो आप अपने जो लोकल एमएलए हैं उनकी भी ये एक्सेप्ट करते हैं। कायदे से तो जो बिल्कुल एज़ पर लॉ है, एज़ पर रूल है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट गेस्टेड ऑफिसर से ही होना चाहिए, राजपत्रित अधिकारी से ही होना चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिस है डीयू में, उसमें वो आपके विधायक जी का भी एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट दिल्ली के अगर आप हैं तो यहाँ पे जो हमारे काउंसलर होते हैं उनका भी एक्सेप्ट ये कई बार कर लेते हैं, कुछ सुना है मैंने खुद एमएलए साहब के साइन से ही दिया था। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई गांव देहात का कोई स्टूडेंट है, उसका बताते हैं कि वो प्रधान का भी एक्सेप्ट नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन ये सुनी हुई बात है। विधायक का तो मेरा खुद का केस। ठीक है जी, चलिए अब बात ये कि सेंटर सिलेक्शन। देखिए सेंटर सिलेक्शन किस बेस पे करना है, क्यों करना है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नो डाउट सीएलसी का नाम ज़्यादा है और कुछ चीज़ों में वो एज भी रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत जो यूनिवर्सिटी के हैं वो मेरे से एग्री नहीं होंगे, लेकिन ये सच है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सबसे बड़ा है कि इसकी लेगेसी। अगर आप कहें कि
एजुकेशन लेवल में सेम, नो डाउट, टीचर सेम, पेपर एग्ज़ाम सब कुछ सेम। एज कहाँ रखता है फिर? एक तो इसका एल्यूमनाई बेस अच्छा है, दूसरा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो CLC की और सेंटर से बेटर हैं। ठीक है जी, ठीक है ना। तो CLC का थोड़ा सा एज और सेंटरों पे है, इन द सेंस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। ये मैंने खुद फील किया है, हम भी काफ़ी कंफ्यूज थे। मेरे मार्क्स ऐसे थे कि CLC और LC2 LC1 कुछ भी मिल सकता था, तो मैंने 5 बार सेंटर चेंज करा था। अब बात है कि टाइमिंग्स क्या है, जो लिखा है वेबसाइट पे वो अपनी जगह है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। CLC की टाइमिंग नॉर्मली, एक क्लासेस 2 तरह की होती हैं, एक तो रूटीन क्लास होती है, एक ट्यूटोरियल क्लास होती है। ट्यूटोरियल क्लासेस में नॉर्मली टीचर क्या करते हैं, हालांकि प्रैक्टिकल बात है वो कभी होती नहीं है, आपको अगर टीचर से कुछ चीज़ पूछनी है तो आप एक्स्ट्रा पूछ लीजिए, वो बिना आपके शेड्यूल के भी आपको बता देते हैं। ठीक है, ट्यूटोरियल क्लास कभी होती नहीं है, ट्यूटोरियल क्लास ही नॉर्मली 2 बजे के बाद होती हैं। उससे जो रेगुलर क्लासेस हैं वो 2 बजे के बाद, भाई हमारी तो आज तक हुई नहीं, मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, हमने आज तक कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं हुआ जो 2 बजे के बाद में हो। 1 से 2 हमारा लास्ट हुआ है। सर्दियों में क्लासेस 9:30 से स्टार्ट होती थी और 2 तक चलती थी। गर्मियों में आपके 8 बजे से ही शुरू हैं हमारी कुछ क्लासेस, तो 8 से वो 12 तक नॉर्मली ख़त्म हो जाती है। कुछ सेक्शंस की 1 बजे तक भी चलती हैं। ठीक है, तो बात यह है कि आपके ये समझने की ज़रूरत है, कुछ लोग कहते हैं कि CLC में टाइम बहुत ख़राब होगा, 4 बजे तक का टाइम है, वो टाइम है, माना आपकी बात, लेकिन प्रैक्टिकली होती कभी नहीं है। आप बताइए, 5 आपके पास पेपर होंगे, उनके 20 लेक्चर्स लेने हैं आपको वीक में, 6 दिन में अगर 20 लेक्चर हैं, एक दिन में आप 3, किसी में 4 भी मान लीजिए, तो कब तक? अगर आपका 9:30 से स्टार्ट हो रहा है तो 1:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए टाइमिंग की वजह से अगर कोई सोचता है कि टाइम मेरा ख़राब होगा CLC में, तो ये एक उसकी एप्रीहेंशन है। ठीक है, अब LC2 की क्लासेस है 8 से 2, LC1 की है 9 से 7 शाम को। ठीक है, अब बात यह है कि LC2 और LC1 में अगर आपके देखिए मार्क्स उस हिसाब के हैं तब तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे आपको एक बात के लिए एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि स्टडी में या आपके एकेडमिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ टीचर्स वहाँ बहुत अच्छे हैं किसी सेंटर में, कुछ टीचर, और स्टूडेंट्स नॉर्मली एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक जाते रहते हैं, जहाँ उन्हें अच्छी क्लास लगती है वहाँ अटेंड भी करते हैं। हमारे यहाँ LC1 और LC2 से आते हैं, हम भी LC2 या LC1 की क्लास में चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो केवल इसलिए कि भाई मुझे ये सेंटर लेना है, आप अपने मार्क्स को देखिए, अपनी नीड्स को देखिए, आपको किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, उस हिसाब से आपको लगता है कि मॉर्निंग में आपकी क्लासेज है तो LC1 लीजिए। ठीक है, बाकी क्लास CLC और LC2 ज़्यादा अच्छा इसलिए क्योंकि अगर आप सुबह मान लीजिए कि आप उठे सुबह, तो सुबह का टाइम सारा आपका ऐसा वेस्ट हो जाता है, कॉलेज जाते हैं तो जल्दी जल्दी करके हम उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो इसलिए जो मैंने आपको सजेस्ट किया CLC को फर्स्ट, ठीक है, LC2 को सेकंड और LC1 को थर्ड, इन द सेंस कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, ये एक रीज़न है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ हैं, वीडियो में बहुत सारी चीज़ बता भी नहीं सकते हैं, है ना, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। मेरे से कमेंट करके या टेलीग्राम वगैरह पे आप पूछ सकते हैं। अब बात है कि कट ऑफ की, देखिए ये है कट ऑफ का अंदाज़ा। पहले मैंने 240 बोला था, अब 255 पे रिवाइज इसलिए किया है क्योंकि कुछ क्वेश्चन को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, सबको मार्क्स मिल गए, तो 255 के आसपास मेरे हिसाब से कट ऑफ जानी चाहिए। अगर आप बात करें CLC की, ठीक है, CLC की जानी चाहिए 290 के आसपास, जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि और जो कैटेगरी में है ना, लगाना बड़ा बहुत ही मतलब टीडियस सा टास्क है, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। 290 के पास CLC की, मैं फिर से कह रहा हूँ ये केवल एक एस्टिमेशन है, कितना ठीक कितना गलत आप थोड़ा समझदारी से अपना सिलेक्शन कीजिएगा। और एक बात और है कि जो भी आपको मिले आप उसमें एडमिशन सिक्योर कर लीजिएगा, जिस भी सेंटर में आपको सबसे पहले एडमिशन मिल रहा है सिक्योर कर लीजिएगा, बाद में सेंटर के प्रेफरेंस में आप सेंटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर चेंज आपका हो सकता है अगर आप उस कट ऑफ को मीट कर रहे हैं, उस कट ऑफ में फॉल कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा मेरा LC2 है या LC1 है मुझे तो CLC ही जाना है, इस तरह की कोई थॉट मत रखिएगा। जिसमें मिल रहा है ले लीजिए, क्योंकि एकेडमिकली सब बराबर है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर में सोसाइटीज़ थोड़ी सी CLC की ज़्यादा एक्टिव हैं, लेगेसी है,
ठीक है, एल्यूमिनाई बेस थोड़ा सा अच्छा है, पर उससे LC2 या LC1 किसी भी लिहाज से कम नहीं कह सकते अपन, इक्वली गुड। ठीक है, तो मेरी तरफ से फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर कोई माल फंक्शन करता है पोर्टल की, आपका फी लिंक नहीं आ रहा है या सेंटर प्रेफरेंस आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स अ टेम्परेरी फेज़। ठीक है, आप एक थोड़ी देर में या एक आध दिन में देखेंगे वो फिर से काम करना लगेगा। सो ये हर साल ही होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं कहता हूँ आपको गुड बाय, टेक केयर।